Hello everyone, this is Pravul Misra and I secured district rank 3 in my class 10th board. Today I am here to share the exact strategies that works for me. सॉरी हिंदी में बोलता हूँ। तो देखो भाई, मेरा नाम है प्रबल मिश्रा और मैंने क्लास 10th बोर्ड में डिस्ट्रिक्ट रैंक 3 स्कोर की थी। और कैसे की थी, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज लगाई थी, टिप्स ट्रिक्स सब कुछ बताने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोस में। लेकिन आज आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण। इसका माइंड मैप डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है। माइंड मैप बेसिकली क्या होता है कि हम पूरे बड़े से बड़े चैप्टर को बहुत ही कम टाइम में और एक छोटे से पेज के ऊपर रिवीजन कर लेते हैं उसका, ठीक है। तो उसे बोलते हैं माइंड मैप। ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब एग्जाम में बैठे होते हैं तब हम सारी की सारी चीजें विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं। और अगर हमने एक माइंड मैप डिस्कस किया हुआ होता है, डिस्कस मतलब पढ़ा हुआ होता है, तो क्या करते हैं हम उसे अपने माइंड में इमेजिन कर लेते हैं। भाई यहाँ ऐसे ऐसे हुआ था, इधर से ये बना था, वो बना था, वगैरह वगैरह सब कुछ हमारे माइंड में आ जाता है। क्लिक करने लगते हैं, पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स जो होते हैं वो क्लिक करने लगते हैं और उससे हमारा आंसर पूरा हो जाता है। चलो भाई, टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अम्ल, क्षार और लवण। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। सबसे पहले इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे अम्ल, फिर पढ़ेंगे क्षार, लवण भी पढ़ेंगे। सबसे पहले इन सबका बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर हम सूचक पढ़ेंगे, इंडिकेटर यानी कि, ठीक है। फिर पढ़ेंगे पीएच स्केल और फिर महत्वपूर्ण यौगिक एवं उनकी अभिक्रियाएं। देखो इसमें ये जो अम्ल, क्षार, लवण और दिए है ना सूचक, यहाँ से अम्ल, क्षार, लवण तक तो 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। सूचक जो होंगे ये हमारे 4 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। पीएच भी हमारा 4 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है। और जो महत्वपूर्ण यौगिक एवं अभिक्रियाएं, इससे 5 नंबर का क्वेश्चन भाई आता है, हर साल आता है। अनसॉल्व उठाकर देख लो, प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देख लो, आपको आराम से मिल जाएगा। यूपी में 7 सेट बनते हैं, 7 में से 4 सेट में इस चैप्टर से लॉन्ग आंसर आता है, महत्वपूर्ण यौगिक एवं अभिक्रियाएं, इस वाले सेक्शन से, ठीक है। चलो एक एक करके सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अम्ल क्या होते हैं। अम्ल की परिभाषा देखते हैं। यहाँ पे हम परिभाषा में लिखा है, सबसे पहले देखिए अम्ल जो है ना, ये एसिड यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। एसिड शब्द का अर्थ होता है हमारा खट्टा, ठीक है। जली विलयन में कैसा होता है, इसका स्वाद खट्टा होता है। जल में घुलने पर ये कैसे आयन देता है, H+ आयन देता है, ठीक है, H+ आयन देता है। आगे देखिए ये क्या करता है कि नीले लिटमस को लाल कर देता है। जो हमारे अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और इनका जलीय विलयन जो होता है वो विद्युत का चालन करता है, मतलब इसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे तो धारा का प्रवाह होगा, अगर वो विलयन किसका होगा, अम्ल का होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है H+ आयन होते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से बनता है कि अम्ल का जो जलीय विलयन होता है उसमें विद्युत का चालन क्यों होता है, तो आप उसके आंसर में लिखेंगे क्योंकि अम्ल को जल में घोलने पर उसमें H+ आयन होते हैं, जिस कारण यह विलयन कैसा होता है, विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि इसमें विद्युत का चालन होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है 2 मार्क्स में, इसी लाइन से क्वेश्चन बना है, देख लो भाई, एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए अगला देखिए, उदाहरण में हो जाएंगे हमारे पास में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये 3 एसिड ऐसे हैं जो हमारे चैप्टर में बार बार यूज हुए हैं, तो इनके फॉर्मूले और इनके नाम अच्छे से याद कर लो, आगे भी काम आएंगे। अब देखते हैं अम्ल के प्रकार, यानी कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं 3 टाइप से। सबसे पहले पढ़ेंगे स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर मतलब एक होते हैं प्राकृतिक अम्ल, एक होते हैं खनिज अम्ल। खनिज अम्ल बोल लो या बोल लो कि जो हम आर्टिफिशियल होते हैं, खुद से बनाते हैं, सिंथेटिक होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक अम्ल में कौन से हो जाएंगे, जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं। नेचर से प्राप्त होते हैं मतलब जैसे कि हमारे पौधे, जीव जंतु, इनसे प्राप्त होते हैं। फॉर्मिक एसिड लाल चींटी से प्राप्त होता है, ठीक है। बेंजोइक एसिड घास, पत्ते, मूत्र वगैरह से प्राप्त होता है। एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सब कैसे होते हैं, या प्राकृतिक अम्ल होते हैं। अगर हम बात करें खनिज अम्ल की, यानी कि सिंथेटिक है, यानी कि कृत्रिम, यानी कि आर्टिफिशियल एसिड की, तो वो कैसे होते हैं हमारे पास में, तो वो खनिज से तैयार होते हैं या प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये हमारा कैसा है, ये हमारा एक टाइप का कृत्रिम एसिड है, ठीक है, यानी कि आर्टिफिशियल है, यानी कि बनाया हुआ है, ठीक है, हमने खुद से बनाया है। अगला देखिए प्रबलता के आधार पर अगर हम देखें तो 2 टाइप से हमारे एसिड बच जाते हैं, एक होते हैं प्रबल अम्ल, एक होते हैं दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल कौन से होते हैं, प्रबल अम्ल वो होते हैं जिनमें ज्यादा मात्रा में H+ आयन होते हैं, जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3। अगर हम इन्हें जल में डालेंगे, यानी कि जिनका जलीय विलयन बनाएंगे, तो उसमें क्या होगा, ज्यादा मात्रा में H+ आयन हमें मिलेंगे। दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं, जिसमें हमें कम मात्रा में H+ आयन मिलेंगे, ठीक इसका उल्टा, प्रबल अम्ल में ज्यादा H+ आयन, दुर्बल अम्ल में कम H+ आयन। उदाहरण के लिए आपके नीचे लिखे हैं, आप देख लीजिए। अगला देखिए हम सांद्रता के आधार पर देखते हैं। हमने 2 टाइप से पढ़ लिए, कौन कौन से पढ़ लिए, एक हमने पढ़े थे यहाँ पे स्रोत के आधार पर, दूसरे पढ़े हमने प्रबलता के आधार पर, और तीसरे अब हम पढ़ने जा रहे हैं सांद्रता के आधार पर। सांद्रता के आधार पर होते हैं अम्ल, कैसे होते हैं, सांद्र अम्ल और एक तनु अम्ल। सांद्र अम्ल कैसे होंगे, जिसमें क्या होगा, जल की मात्रा कम होगी, अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी। अम्ल की मात्रा ज्यादा तो सांद्र, अगर अम्ल की मात्रा कम तो तनु, ठीक है। चलिए हमने क्या कर लिया है, अम्लों का वर्गीकरण कर लिया। अब पढ़ते हैं अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाएं। अम्ल किस तरह से रासायनिक अभिक्रियाएं
करते हैं वो पढ़ने वाले हैं हम। यहाँ पे हमें इतनी टाइप की रिएक्शंस पढ़नी है जो कि एनसीईआरटी में दी हुई हैं। धातु से क्रिया पढ़नी है, धातु कार्बोनेट से क्रिया पढ़नी है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से पढ़नी है, धातु ऑक्साइड से पढ़नी है और क्षार से पढ़नी है। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं सभी। सबसे पहले देखते हैं हम धातु से क्रिया। धातु से अगर हम क्रिया कराते हैं किसी भी अम्ल की तो क्या होता है, धातु प्लस अम्ल तो क्या बनाएगा, लवण बना देगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगा। ठीक है, अभी हम इन सभी रिएक्शंस को अच्छे से दूसरे डिस्प्ले पर देखेंगे। ठीक है, अभी हम इन सभी रिएक्शंस को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अभी हम तब तक के लिए इनका बेसिक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। इसमें क्या होता है, उत्पाद जो होता है उसमें धातु का लवण बनता है। ये जो धातु दी हुई होती है इसमें क्या होता है कि जो अम्ल और धातु मिलते हैं तो उससे एक लवण बनता है, साथ ही हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। और जो हमारे पास में लवण बनता है वो कैसा लवण होता है, ये जो धातु हम लेते हैं इस धातु का लवण बनता है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर देखें तो जिंक में अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो जिंक क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, और इसका टेस्ट कैसे करेंगे कि जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस ही है। उसका टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक जलती हुई मोमबत्ती को लेके जाएंगे जहां पे रिएक्शन कराई है, और अगर वहां पे एक पॉप साउंड वाली आवाज आती है और मोमबत्ती बुझ जाती है तो मतलब वो हाइड्रोजन गैस है। और ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बताइए आप कैसे परीक्षण करेंगे कि जब कोई धातु किसी अम्ल से क्रिया करती है तो वहां पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो इसको देख लेना है, ये क्वेश्चन 2 नंबर में 4 नंबर में आता रहता है क्वेश्चन पेपर में, पढ़ लेना। ठीक है भाई, चलो अगला देखते हैं हम धातु कार्बोनेट से क्रिया। ये दिया है धातु कार्बोनेट से क्रिया। अगला है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया। फिर आ जाता है हमारे पास में धातु ऑक्साइड से क्रिया। उसके बाद में आता है हमारे पास में क्षार से क्रिया। ठीक है, आपने यहाँ पे इन सबको देख लिया है, अब हम इन सबको पढ़ लेते हैं थोड़ा डिटेल से। तो हाँ भाई देखो, पहली रिएक्शन हमारी कौन सी थी कि पहली रिएक्शन हमारे पास में थी अम्ल और क्षार मिलते हैं तो क्या बनता है हमारे पास में, लवण बनता है और जल बनता है। तो यहाँ पे हमने HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH ले लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार है। हमारे पास में लवण बन गया NaCl और एक H2O जल निकल गया। ठीक है, यानी कि अब ये कैसे हुई है रिएक्शन हमने यहाँ पे आपको तोड़ के दिखाया है। ये जो HCl है ये आयनों में किस तरह से टूटता है, H+Cl-, NaOH किस तरह से टूटता है, Na+OH-। अब क्या होता है, प्लस वाला माइनस वाले के साथ में क्या करता है, अट्रैक्ट होता है। ठीक है, अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, प्लस माइनस को करेगा। तो यहाँ पे जो प्लस है ना, ये यहाँ पे जो Na है प्लस है और यहाँ पे Cl माइनस है, ये दोनों मिल जाएंगे और NaCl लवण बना देंगे हमारे पास में, और ये वाला H+ और ये वाला OH- मिलकर के H2O बना देंगे। ठीक है, यानी कि जल बन जाएगा। रिएक्शन नंबर 2 हमारे पास में थी कि धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल। क्या है रिएक्शन नंबर 2 हमारे पास में, धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया जब हम लोग अम्ल से कराएंगे तो हमें लवण मिलेगा, CO2 गैस निकलेगी और H2O बनेगा। लवण कौन सा बनेगा, लवण हमारे पास में बनेगा इस टाइप से कि हमने धातु कार्बोनेट में लिया है Na2CO3 और अम्ल में लिया है हमने HNO3। ओके, हमारे पास में लवण बन गया है NaNO3 और CO2 गैस निकल गई और हमारा H2O बन गया। ठीक है भाई, चलो 2 रिएक्शन हमने देख ली, अगली रिएक्शन देखते हैं फटाफट। तीसरी रिएक्शन हमें दी हुई है, जब हम लोग धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन करवाते हैं किसी अम्ल से तब क्या बनता है, सेम कंडीशन है, यहाँ पे भी हमें लवण मिलेगा, CO2 गैस निकलेगी और H2O बनेगा। किस तरह से होगी रिएक्शन, NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कह लीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्रिया जो हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड मिलता है जो कि लवण होता है और CO2 गैस निकलेगी और H2O बनेगा। रिएक्शन नंबर 4 देख लीजिए, रिएक्शन नंबर 4 दी हुई है धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया जब अम्ल से कराते हैं तब हमें क्या मिलता है, लवण और जल। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। ठीक है ना, तो क्या होता है CuO, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जो हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड से कराते हैं तो क्या बनता है, CuCl2 और H2O बन जाता है। यहाँ पे जो लवण है हमारा वो कौन सा है, CuCl2 है। 5वें नंबर की रिएक्शन हमारे पास में आ जाती है, अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराते हैं तब क्या बनता है, तो हमारे पास में बनता है लवण और जल निकलता है बाहर। अम्ल के रूप में हमने लिया है यहाँ पे HCl को, क्षार के रूप में लिया है NaOH को, लवण के रूप में हमारा बना है NaCl और जल बन गया है। यहाँ पे H2O होगा। ठीक है, हाँ भाई, अब देखिए ये दोनों रिएक्शन बिल्कुल सेम सेम है। रिएक्शन नंबर 4 और रिएक्शन नंबर 5 सेम सेम कैसे हैं, यहाँ पे जो धातु ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रकृति का है और हमने भी तो यहाँ पे और एक अम्ल लिया है, एक अम्ल और एक क्षारीय प्रकृति। यहाँ पे भी देखिए एक अम्ल और एक क्षारीय प्रकृति, तभी तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो हमारे पास में उत्पाद बना है वो लवण और जल बना है, यहाँ भी लवण और जल बना है। तो ये दोनों रिएक्शन बिल्कुल सेम सेम है, बस नेम यहाँ पे चेंज किए गए। ठीक है, चलो हमने रिएक्शन पढ़ ली इसकी, अब हम फिर से चलते हैं अपने उसी स्लाइड पे। हाँ भाई, तो हमने इसकी रिएक्शंस पढ़ ली हैं सारी की सारी। अब क्या पढ़ने वाले हैं इसमें हम, अब पढ़ेंगे हम क्षार के बारे में। ठीक है,
क्षार क्या होता है? अम्ल के बारे में हमने अम्ल पढ़ लिया, अम्ल के प्रकार पढ़ लिए, अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ ली। अब पढ़ेंगे हम क्षार। क्षार क्या होता है? क्षार की परिभाषा देखिए सबसे पहले तो आप। क्षार की परिभाषा, क्षार की परिभाषा क्या होती है? जलीय विलयन में क्या होते हैं? इनका स्वाद कड़वा होता है, जल में घुलनशील होते हैं और जल में घुल करके ये कैसे आयन देते हैं? OH माइनस आयन देते हैं। अम्ल हमारा H प्लस आयन देता था, क्षार हमारा OH माइनस आयन देता है। अम्ल हमारा क्या करता था? नीले लिटमस को लाल कर देता था और ये क्षार हमारा क्या करता है? ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, चलो इसके उदाहरण अगर हम देखें तो उदाहरण में सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। अगला देखिए हम क्षार के प्रकार देख लेते हैं। क्षार के प्रकार हमारे कैसे होते हैं? प्रबल क्षार होते हैं और एक दुर्बल क्षार होते हैं। प्रबल क्षार कौन से होते हैं? प्रबल क्षार वो होते हैं जिसमें OH माइनस आयन ज्यादा होते हैं। ठीक है, और दुर्बल क्षार कैसे होते हैं? जिनमें OH माइनस आयन कम होते हैं। जिसमें भाई कम होंगे OH माइनस आयन, वो कैसा होगा? हमारा दुर्बल क्षार हो जाएगा। अब देखिए क्षारक क्या होते हैं। हमने अम्ल पढ़ लिया, हमने क्षार पढ़ लिया, अब ये क्षारक क्या है? क्षारक क्या होते हैं? क्षारक वे होते हैं जो जल में घुलनशील क्षार होते हैं। यानी कि जो सभी क्षार है ना, जो सभी क्षार है वो जल में घुलनशील नहीं है। ऐसे कुछ ही क्षार हैं जो जल में घुल जाते हैं और जो क्षार हमारे जल में घुल जाएंगे हम उन्हें क्षारक बोल देंगे। ठीक, यानी कि मोटी मोटी बात हमारी यह है कि सभी क्षार क्षारक नहीं होते हैं। सभी जो क्षार होते हैं वो क्षारक नहीं होते हैं, केवल वही क्षार क्षारक होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारे क्षारक हैं। क्षारक की रासायनिक अपक्रियाएं, क्षार की रासायनिक अपक्रियाएं क्या हो जाएंगी हमारे पास में? हाँ, अगर हम देखें तो मैंने गलत नहीं बोला। क्षारक का मतलब ही होता है ना क्षार, क्योंकि सारे क्षारक क्षार हैं, तो इसे चाहे क्षार की रासायनिक अपक्रिया बोल लीजिए चाहे क्षारक की रासायनिक अपक्रिया बोल लीजिए। अब क्रिया देखते हैं हम लोग धातु से क्रिया। धातु से क्रिया किस टाइप से करेगा? क्षार प्लस धातु तो क्या बनाएगा? संगत धातु का लवण। संगत धातु का मतलब होता है कि जो धातु हम ले रहे हैं उसी से रिलेटेड या उसी धातु का लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, चलिए हमने क्षार भी पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम लवण। लवण क्या होता है भाई? हमारे पास लवण होता है, इसकी सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। परिभाषा बिल्कुल सिंपल से आप लिख देना। अभी हमने इतनी सारी रिएक्शन देखी थी, उसमें क्या बन रहा था? हमारे पास में लवण बन रहा था। हमने अम्ल और क्षार की अपक्रिया कराई, हमारे पास में लवण और जल बन गया। वही हम इसमें लिख देंगे कि जब अम्ल और क्षार की परस्पर रासायनिक अपक्रिया होती है तो लवण का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। अब देख लेते हैं लवण के प्रकार। लवण के प्रकार कैसे होते हैं? एक होता है सामान्य लवण या इसको उदासीन लवण भी कहते हैं और दूसरा होता है अम्लीय लवण। सामान्य लवण या उदासीन लवण में आप नाम को पढ़कर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई इसमें क्या होता है कि हम लोग प्रबल अम्ल लेंगे, प्रबल क्षार लेंगे और इसके फलस्वरूप जो लवण बनेगा वो उदासीन लवण होगा। मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं होगा, ना ये अम्लीय होगा, ना ये कड़वा होगा, ना ही ये क्षार प्रकृति का होगा, ना ही ये अम्लीय प्रकृति का होगा। अब भाई देखो यहाँ पे हमने प्रबल अम्ल लिया और प्रबल क्षार लिया। अब जब यार दोनों टक्कर वाले इंसान होंगे तो जाहिर सी बात है यार रिएक्शन तो उदासीन होगी ही, है ना। अगर ये प्रबल होता है, ये दुर्बल होता तो भाई प्रबल वाले जीत जाते, दुर्बल वाले हार जाते। लेकिन यहाँ पे दोनों प्रबल हैं, दोनों स्ट्रांग हैं, दोनों ताकतवर हैं भाई, कोई पीछे नहीं हटेगा और रिएक्शन को उदासीन कर देंगे और जो लवण बनेगा वो कैसा होगा? उदासीन लवण होगा। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट। अम्लीय लवण कैसे होते हैं? अम्लीय लवण भाई वही होते हैं जिसमें क्या होता है H प्लस आयन ज्यादा उपस्थित होते हैं, यानी कि ऐसा लवण जिसमें H प्लस आयन उपस्थित होते हैं हमारा अम्लीय लवण हो जाएगा। उदाहरण नीचे दिए हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, आप पढ़ लेना। आगे हम देखते हैं सूचक। सूचक क्या होते हैं? देखिए अभी हम पढ़ रहे थे कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार हमारे स्वाद में कड़वे होते हैं, लेकिन हम सब चीज को टेस्ट थोड़ी करते घूमेंगे भाई। यहाँ ये चीज खट्टी है, ये चीज कड़वी है तो क्षार हो गई, खट्टी है तो अम्ल हो गई। हम ऐसे कैसे पता करेंगे किसी चीज को बिना मतलब टेस्ट किए कि ये चीज अम्ल होगी या क्षार होगी? तो उसके लिए क्या किया भाई वैज्ञानिकों ने? क्या कर दिए? सूचक बना दिए। कुछ प्राकृतिक सूचक भी होते हैं, कुछ हमारे आर्टिफिशियल भी होते हैं जो कि वैज्ञानिकों ने बनाए हैं। उनके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि हमारा कोई भी जो पदार्थ है वो अम्लीय प्रकृति का है या फिर क्षारीय प्रकृति का है। तो किस तरह से होते हैं ये देखिए, पढ़ते हैं इसमें सूचक। इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले परिभाषा में लिखा है किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति बताता है। मैंने आपको बता दिया भैया कि जो अम्ल या क्षार की उपस्थिति बताएगा, ये चीज अम्ल है या क्षार है, वो क्या होगा? हमारा सूचक होगा। सूचक के प्रकार देख लेते हैं। ये हमारे प्राकृतिक सूचक होते हैं, कुछ गंधीय सूचक होते हैं, कुछ कृत्रिम या कह लीजिए आर्टिफिशियल होते हैं। तो भाई देखो अब देखते हैं प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? ये हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। और लिटमस क्या होता है? ये एक मूल बैंगनी रंग का जो हमारे पास में एक पेपर होता है। ठीक है, लिटमस पेपर कैसा होता है? बैंगनी रंग का होता है। ये काय से प्राप्त होता है? हमारा लाइकेन के पौधे से प्राप्त होता है। लिटमस पेपर दो टाइप के होते हैं, एक नीला होता है, लाल होता है। ठीक है,
अगर लाल वाला नीला हो जाए तो वो क्षार होगा, और अगर नीला वाला लाल हो जाए तो वो अम्ल होगा। अम्ल में देखिए यहाँ पे दोनों चीजें दिखी हुई हैं, ठीक है। अगला देखिए हल्दी। हल्दी में क्या होता है, पीले रंग का प्राकृतिक सूचक है, अम्ल के साथ में कोई बदलाव नहीं करता है, लेकिन क्षार के साथ में भूरे रंग का हो जाता है। हमने क्या करते हैं भाई, शादी पार्टी में जाते हैं, एकदम उछल उछल के पनीर खाते हैं, फिर हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। अब जब कपड़े गंदे हो जाते हैं, हम घर पे आके उनको धुलते हैं, रगड़ते हैं, फिर देखते हैं यार इस पे भूरे रंग का दाग कैसे आ गया, ये कैसे लग गया, ये क्या हो गया। तो भाई वो आपने पनीर खाया था ना उछल उछल के, एकदम अच्छे से एंजॉय किया था, तो वही उसी हल्दी का दाग है। और हल्दी क्या करती है, अभी अभी आपने देखा कि हल्दी भाई क्या करती है, हल्दी जो होती है वो क्षार के संपर्क में आने पर भूरे रंग की हो जाती है, और जो साबुन हम लगाते हैं वो क्षारीय प्रकृति का होता है, तो इस वजह से वहां पे रिएक्शन हो जाती है और क्या होता है, भूरे रंग का स्पॉट या के लिए भूरे रंग का दाग हो जाता है, वो पीले रंग से भूरे रंग में बदल जाता है। गंधीय सूचक कौन कौन से होते हैं, गंधीय सूचक हमारे पास में होते हैं, गंधीय सूचक गंधीय अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। जो गंध होती है वो हमारी अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाएगी। उदाहरण के लिए देखें तो यहाँ पे 3 उदाहरण दिए गए हैं, आपने पढ़ लेना, ठीक है। ये लीजिए मैंने जूम कर दिया। आगे देख लीजिए कृत्रिम सूचक या कह लीजिए मैनमेड। मैनमेड कैसे हैं, मानव द्वारा बनाए गए या कह लीजिए प्रयोगशाला में बनाए गए हैं, जैसे कि मैथिल ऑरेंज, ठीक है, ये एग्जाम में आता है। मैथिल ऑरेंज मूल रंग कैसा होता है, नारंगी, अम्ल के साथ में रिएक्शन करेगा तो कैसा होगा, लाल रंग का, और क्षार के साथ में, क्षार के संपर्क में आने पर पीले रंग का हो जाएगा। एक होता है हमारा फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन कैसा होता है, मूल रंग इसका हमारा कैसा होता है, रंगहीन होता है, लेकिन अम्ल के साथ में आने पर कोई बदलाव नहीं करेगा, और क्षार के संपर्क में आने पर गुलाबी रंग का हो जाएगा। चलिए भाई आगे देख लीजिए पीएच स्केल। देखो भाई ये क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में 4 नंबर में, ठीक है। पीएच स्केल, पीएच स्केल क्या होता है कि इससे हम पता कर सकते हैं कि कोई अम्ल कितना अम्लीय है, कोई क्षार कितना क्षारी है, यानी कि कोई इंसान ताकतवर है तो वो कितना ताकतवर है, कोई तो लिमिट होगी। कोई इंसान बेवकूफ है तो वो कितना बेवकूफ है, जैसे कि हम एक लिमिट पता कर सकते हैं ना कि ये चीज कितनी पावरफुल है या कितनी लो क्वालिटी की है, तो वो उसे क्या बोलेंगे, एक स्केल बोलते हैं ना। तो यहाँ पे हम अम्ल और क्षार का एक स्केल होता है नापने का कि कोई चीज कितनी अम्लीय है या कोई चीज कितनी क्षारी है, तो उसे क्या बोलेंगे, पीएच स्केल से नापेंगे। इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है पी फॉर पावर यानी कि शक्ति, एच फॉर हाइड्रोजन आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन की शक्ति, हाइड्रोजन आयन की शक्ति यानी कि हाइड्रोजन आयन के आधार पर ही पीएच स्केल बनाया गया है, ठीक है ना। अब क्या 1909 में सोरेनसेन ने बनाया था, किसने दिया था ये, सोरेनसेन, नाम याद कर लो, सोरेनसेन, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया हुआ है, इस बार भी आ सकता है, पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। परिभाषा में क्या लिखेंगे हम इसमें, परिभाषा में लिखेंगे किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने का स्केल कौन सा होता है हमारा, कौन सा होता है भाई, पीएच स्केल होता है। अब ये स्केल किस तरह से काम करता है, इसमें 0 से 14 तक अंक होते हैं, 7 वाला उदासीन होता है, 0 से लेकर 7 तक ये जो इतना एरिया होता है वो हमारा कैसा होता है, कैसा होता है, अम्लीय होता है, और 7 से 14 वाला एरिया क्षारीय होता है। चलो आपको दिखा देते हैं, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। ये रहा हमारा पीएच स्केल। इसमें क्या होता है, यहाँ से 0 से लेकर के और 14 तक ये अंक दिए होते हैं। अभी 7 वाला, ये जो बीचों बीच में 7 आ गया, ये होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब होता है हमारा, क्या होता है, मतलब होता है उदासीन। कैसा होता है भाई, उदासीन, ठीक है। और ये जो इतना एरिया होता है, ये एरिया अम्लीय होता है, यानी कि अम्लीय, ये 0 से लेकर के और 7 से पहले तक का एरिया जितना भी होगा हमारा अम्लीय होगा, ये वाला एरिया अम्लीय होता है, ठीक है। कैसा होता है, अम्लीय होता है। और यहाँ 7 से लेकर के यानी कि 7.1 से लेकर के और 14 तक का ये इतना एरिया हमारा कैसा होता है भाई, एरिया हमारा होता है क्षारीय, ठीक है, क्षारीय। और 7 वाला कैसा होता है, न्यूट्रल यानी कि उदासीन। जैसे कि आप पानी देख लो, पानी कैसा होता है, पानी में कुछ स्वाद नहीं होता है, ना खट्टा होता है ना कड़वा होता है, तो कैसा होता है हमारा, न्यूट्रल होता है, मतलब उदासीन होता है, समझ गए, ठीक है। चलो आगे फिर से उसी, ठीक है, आप पीएच स्केल समझ गए होंगे। और ये 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है भैया, पढ़ लेना, 4 नंबर में आएगा। चलो आगे देखते हैं इसमें आगे क्या रह गया, सारा कुछ कवर कर लिया है हमने। अब ये वाला सेक्शन बचता है जिसमें महत्वपूर्ण यौगिकों एवं उनकी अभिक्रियाएं पढ़ते हैं। इससे 4 नंबर से लेकर के और लॉन्ग में क्वेश्चन बनता है, हर साल बनता है, इस बार भी बनेगा। यूपी में 7 सेट बनते हैं, 7 में से 4 सेट में क्वेश्चन आएगा, गारंटेड। हम बता रहे हैं भाई, गारंटी है इस बात की, आप उठाकर पीपीएससी के पेपर देख लो आया है या नहीं आया है, ठीक है। चलो हम देखते हैं इसको, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखो भाई इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है क्लोज क्षार प्रक्रिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो, ठीक है, स्किप कर दो इसको। आगे देखो ये 4 चीजें दी हुई हैं हमें, व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम
बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा और पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये 4 चीजें हमें पढ़नी है, इन 4 से एक क्वेश्चन बनेगा, तो एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं अच्छे से। इनमें बेसिकली आपसे पूछेगा क्या, पूछेगा कि भाई ये बताओ व्यंजक चूर्ण बनाने की क्या रासायनिक विधि है, किस तरह से बना सकता है, इसके उपयोग क्या क्या होते हैं, ठीक, इस तरह से पूछता है क्वेश्चन। धावन सोडा का उपयोग क्या क्या होता है, इसे रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा कैसे आप बनाएंगे, ऐसे, ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, वगैरह वगैरह आपसे पूछेगा। तो बात करते हैं हम व्यंजक चूर्ण से शुरू। व्यंजक चूर्ण का नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका सूत्र क्या होता है, CaOCl2। यहाँ पे ओ नहीं बना है बीच में, आप बना लेना CaOCl2, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, CaOCl2 होता है। हल्के पीले रंग का ठोस होता है, क्लोरीन जैसी गंध आती है इसमें। अब इसके निर्माण की विधि देख लीजिए। निर्माण की विधि क्या हो जाएगी, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बनता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड यानी कि व्यंजक चूर्ण बन जाता है। और इसके उपयोग क्या क्या हो जाएंगे, उपयोग ये लिखे हैं, आप पढ़ लेना, ये एग्जाम में आते हैं लिखने के लिए, ठीक है। कौन कौन से हो जाएंगे, कपड़ों और कागज उद्योग में रंग हटाने के लिए, पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए, घरों और सार्वजनिक स्थानों पर कीटाणुनाशक के लिए, मतलब ये कीटाणु वगैरह मारने के लिए काम में आता है, ठीक है, जल को साफ करने के काम में आता है और दाग धब्बे हटाने के काम में आता है। स्विमिंग पूल में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला में दिया है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा खाने का सोडा भी इसे कहते हैं, रासायनिक नाम इसका होता है हमारे पास में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है, मतलब साफ साफ है हमारा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। सफेद क्रिस्टल पाउडर होता है, पानी में घुलनशील होता है। इसके निर्माण की विधि यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ये 4 चीजें मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम बाई कार्बोनेट और अमोनिया क्लोराइड। ये हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है भाई। चलो अब देख लेते हैं इसके उपयोग। उपयोग क्या क्या हो जाएंगे, ये लिखे हैं इसके उपयोग, भोजन को स्वादिष्ट बनाने में, केक बिस्कुट ब्रेड फुलाने में, सब्जियों को हरा रखने, दालों को जल्दी पकाने में इसका यूज होता है। सफाई में जैसे कि किचन सिंक फ्रिज माइक्रोवेव वगैरह बर्तन वगैरह में इसका उपयोग होता है, ठीक है। व्यक्तिगत सुरक्षा जैसे कि दांत की सफाई, शरीर की सफाई, पैरों की दुर्गंध दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला हम देख लेते हैं, तीसरा नंबर है हमारा धावन सोडे का यानी कि धोने का सोडा। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O और इस क्षारीय प्रकृति का होता है यानी कि इसकी पीएच वैल्यू कैसी होगी, 7 से ज्यादा और 14 के बीच की होगी, ठीक है, क्षारीय प्रकृति होगी, पानी में घुलनशील होता है। निर्माण की विधि आपके सामने रखी है, 3 स्टेप में होती है, आप पढ़ लेना। ये जूम कर दिया, अगर सारा कुछ बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, आप इसे पढ़ लेना। और इसके उपयोग ये लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है भाई। देखो धोने का सोडा है तो जाहिर सी बात है कपड़े धुलने में काम तो आएगा ही भाई, ठीक है। किचन में होता है, बाथरूम में होता है, उसकी कालीन वगैरह कपड़े वगैरह साफ करने में काम में आता है। स्विमिंग पूल में भी आता है इसका प्रयोग, और कागज उद्योग वगैरह साबुन वगैरह बनाने वाली फैक्ट्रीज में इसका यूज होता है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास में पीयूपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ज्यादातर चांस इसी के रहते हैं हमारे एग्जाम में आने के। इसका रासायनिक सूत्र होता है हमारे पास में CaSO4 × ½ इसे क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्ध हाइड्रेट। हेमी का मतलब होता है आधा, ठीक है। निर्माण की विधि क्या होती है, निर्माण की विधि होती है, हम जिप्सम ले लेते हैं। जिप्सम क्या होता है, CaSO4 × 2H2O। यहाँ पे ½ है, यहाँ पे 2H2O है, यानी कि अगर हम इससे 3/2 यानी कि 1.5 H2O का अणु निकाल देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, पीओपी प्राप्त हो जाएगा। यानी कि जिप्सम से अगर हम 1.5 जल के अणु निकाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पीओपी मिल जाएगा। अब हम निकालेंगे कैसे, हम इसे 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर देंगे, 1.5 जल का अणु निकल जाएगा, CaSO4 × ½ बच जाएगा, जो कि हमारा क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या कह लीजिए अर्ध हाइड्रेट। अब जल के अणु त्याग कर पीओपी का निर्माण होता है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। उपयोग क्या क्या होते हैं इसके, उपयोग इसके ये लिखे हैं, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में, यानी कि जो प्लास्टर चढ़ता है ना हमारे पैरों पे, पैर पे या हाथ पे, कहीं भी टूटी हुई हड्डी के ऊपर जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है उसमें इसका प्रयोग होता है। डॉक्टर इसका यूज करते हैं खिलौने बनाने में, सजावट का सामान बनाने में, सतह को चिकना करने में, घर की पुट्टी वगैरह में इसका उपयोग होता है, मूर्ति वगैरह भी ये चीजें बनाई जाती हैं। तो भाई इस तरीके से हमने अपने इस चैप्टर को माइंड मैप के थ्रू पूरा कर लिया है। कमेंट करके बताइएगा कि चैप्टर आपको कैसा लगा, माइंड मैप कैसा लगा, पूरा चैप्टर एकदम मक्खन हुआ है या नहीं हुआ है, कहाँ पे आपको दिक्कत हुई है। अगर किसी टॉपिक पे दिक्कत हुई हो तो बताओ, उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे।
और क्या क्या चाहते हो भाई, कौन से चैप्टर की वीडियो चाहते हो बताओ, आपके लिए वीडियो बनाई जाएंगी। क्या आप चाहते हैं कि सामाजिक विज्ञान के लिए भी ऐसे ही वीडियोस बनाई जाएं, तो बताना भाई मुझे, मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और आप क्या चाहते हैं अपने भाई से, देखिए हम एग्जाम टाइम तक आपके साथ रहने वाले हैं। आप जो बताएंगे, जिस चीज की जरूरत होगी आपको, नोट्स की, पीडीएफ की, एमसीक्यूज की, शॉर्ट क्वेश्चन की, लॉन्ग क्वेश्चन की, प्रीवियस ईयर पेपर की, सब कुछ अवेलेबल करा देंगे आपके लिए। आप बस कमेंट करिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, अगर पसंद आई हो तो ही वीडियो को लाइक करना, ठीक है। और फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो भाई, क्योंकि उनका भी कुछ भला हो जाना चाहिए, आखिर आपके दोस्त हैं यार, ठीक है। थोड़ा तो सोचना चाहिए उनके बारे में, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे आपको चाहिए, कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो एक कमेंट पर ही बनाया गया है, जो कि शायद कोई कृष्णा नाम का बच्चा था, उसने कमेंट किया था, उसके कमेंट पे ये वीडियो बना है।